Yes, sir. Yes, sir. बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो बेटा, Good morning, sir. वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा होगा? Sir, water का. वाटर का कैसे होगा बेटा? H2. H2S, H2SC, H2T। और ये किसका ऑर्डर था बेटा? ये बॉइलिंग पॉइंट का था ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो वोलेटिलिटी कम। तो वोलेटाइल नेचर वाटर के लीस्ट वोलेटाइल होगा ना बेटा। और मोस्ट वोलेटाइल कौन होगा बेटा बताओ? H2S। H2S। मैक्सिमम वोलेटाइल। देखो बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया था, एक रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। थर्ड क्या होगी? रिएक्टिविटी, ये हाइड्रोजन होगी ना, रिएक्टिविटी विद। नया क्या बनाएगा बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके? Sir, MO2 and MO3 type शाबाश। oxide. ग्रुप 16 एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाएगा बेटा। रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म MO2। MO2 में क्या होगी? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड MO3 में क्या हो गया? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, ऐसी ऑक्साइड्स बनाएगा बेटा ये। ठीक है, बोलो बेटा। Yes, sir. अब देखो, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के साथ क्या ऑक्साइड बनाएगा? बनाएगा क्या कुछ? पोलोनियम POO3। POO3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ये। बताओ बेटा क्यों? क्योंकि पोलोनियम O3 में P का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। तो क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ हर्षित। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा ये? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होगा ना। हर्षित, ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे SO3 का बनाना है तुम्हारे को, SO2 या SO3। SO2 सल्फर की ऑक्साइड बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को बेटा देखो, मैंने एक बात बता रखी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? रिया, कितने होने चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? Sigma plus pi bond. शाबाश, जितने सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड है। रिया, अच्छी ट्रिक नहीं है ये? अच्छी है सर। और हाइब्रिडाइजेशन किस किस के अंदर होगी? Sigma and lone pair. सिग्मा एंड लोन पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसी भी एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो देखो बेटा, SO2 का लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाए हम, तो SO2 के सल्फर के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो एक डबल बॉन्ड ओ बना लेगा और एक इसके साथ डेटिव बॉन्ड ओ बना लेगा। और एक सल्फर के ऊपर क्या होगी? ये लोन पेयर। अब देखो, उस फॉर्मूले से अगर निकालना चाहें हम, तो फॉर्मूला क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए? फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। मोनोवैलेंट एटम है बेटा इसके ऊपर, सल्फर के ऊपर कोई भी? No sir. बेटा ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, तो मोनोवैलेंट एटम 0। पॉजिटिव चार्ज है 0, नेगेटिव चार्ज है 0। तो कितनी आ गया? 6/2 3। तो 3 के अंदर बताओ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp2। अरे बोलो।
यस सर। यस अब देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन सिग्मा प्लस पाई के बराबर होना चाहिए। तो SO2 के अंदर देखो आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन सल्फर की, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगी सल्फर की 3s2 3p4, यही होगी ना बेटा? बेटा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर? 2 हैं। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2। और पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं? बेटा बताओ सिग्मा बॉन्ड देखो, एक तो सिग्मा ये हो गया और एक सिग्मा ये हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड। अब इस स्ट्रक्चर को मैंने भाई ये कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, एस डबल बॉन्ड हो लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में बढ़ जाता है बस। तो इसमें देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये 1 पाई और 1 पाई, तो बताओ टोटल कितने सिग्मा और पाई बनने हैं? इसके अकॉर्डिंग भी आंसर वही आएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एक्साइटेशन कराना पड़ेगा या नहीं? देखो 3D ऑर्बिटल्स होते हैं ना बेटा सल्फर के अंदर, थर्ड शेल के अंदर 3D ऑर्बिटल्स खाली। अब इस एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक्साइटेशन करा दो, तो इस एक का एक्साइटेशन कराने के बाद कितने बच गए? बेटा आप बताओ कितने अनपेड हो गए इसमें? 4। तो 4 के अंदर हो जाएगी। अब हाइब्रिडाइजेशन देखो कितने में होगी? जितने सिग्मा प्लस लोन पेयर है, तो देखो बेटा एक लोन पेयर है 2 सिग्मा, तो टोटल कितने हुए? 3। तो 3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एस क्या होगी बेटा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 और 2 ऑर्बिटल्स बन गए अनहाइब्रिड। अब देखो ये sp2 ये तो 2 सिग्मा बना लेंगे। अब ऑक्सीजन का भी p और ये भी सल्फर का भी p ऑर्बिटल है ये, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड, p पाई। और ये कौन सा हो गया सल्फर का? d। तो बेटा इसका तो d और ऑक्सीजन का p, तो कौन सा बॉन्ड बन गया इसके अंदर? डी पाई तो ये जो SO2 के अंदर अगर 2 पाई बॉन्ड समझते हो तो एक पाई बॉन्ड कैसा होगा? p पाई और दूसरा पाई बॉन्ड कैसा होगा? बेटा दूसरा पाई बॉन्ड कैसा होगा? p पाई डी पाई। d पाई। सल्फर का d और उसका p हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? अब देखो ये बॉन्ड A है और ये बॉन्ड B, तो अगर इस हिसाब से देखें हम पहले स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, तो A और B की बॉन्ड लेंथ B बड़ा होना चाहिए क्योंकि B तो सिंगल बॉन्ड है और A डबल बॉन्ड है। बेटा ये होता है ना बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। कि जितने बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में, बॉन्ड लेंथ इतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस और नो? तो इसके अंदर बॉन्ड लेंथ बताओ बेटा किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? बेटा बोलो। बेटा बॉन्ड लेंथ A की ज़्यादा होनी चाहिए ना B से, लेकिन A की और B की बराबर होगी बॉन्ड लेंथ। नया क्यों बराबर होगी? रिया बॉन्ड लेंथ इन SO2 इज इक्वल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बेटा रेजोनेंस की वजह से दोनों के ऊपर 50-50% डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना। अरे मैं देखो एक तो SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया, तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं बना सकते बेटा हम। S डेटिव बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और ये लोन पेयर। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अरे बोलो। यस सर। तो दोनों में 50-50% डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर होगी। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर, तो रेगुलर होगी बेटा ये SO2 की ज्योमेट्री या इररेगुलर?
इरेगुलर होगी क्योंकि एक लोन पेयर आ रही है ना इसके अंदर, देखो ये वाली एक लोन पेयर होगी। इरेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर, तो इरेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल कम होगा ज़्यादा होगा? बॉन्ड एंगल कम होगा, 120 डिग्री से कम होगा बेटा इसके अंदर बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड एंगल सॉरी। अब देखो ऐसे ही SO3 का बनाना है आपको स्ट्रक्चर। देखो बेटा SO3, तो SO3 का हम लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यूँ बना दिए, मान लो हमने 6 बॉन्ड थे इनके पास। रेजोनेंस बनाने के लिए इनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देना। देखो बेटा सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, बेटा 3 सिग्मा है और 3 पाई है इसमें, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? 6। अब इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 3s2 3s 3p3d। अब इस एक इलेक्ट्रॉन का क्या करा दो बेटा इसके अंदर? एक्साइटेशन। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेज दो, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बेटा ये। अब देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए बेटा एक्साइटेड स्टेट 1 में? एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराने से तो 4 ही हुए, अपने को कितने चाहिए टोटल अनपेड? 6। तो एक बार फिर एक्साइटेशन कराना पड़ेगा, तो एक्साइटेड स्टेट 2, इस वाले का और एक्साइटेशन करा दो। वन बेटा अब हो गए 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कितने में होगी? जितने सिग्मा बनने हैं, तो सिग्मा 3 है, तो कौन सी होगी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। अब ये वाला कौन सा बॉन्ड बनाएगा? मल्टीपल बॉन्ड p पाई, और ये दो कैसे होंगे दोनों? डी पाई p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? अरे बोलो। यस सर। और ये रेगुलर होगी शेप इसकी, ट्रायंगुलर प्लेनर। SO2 और SO3 के अंदर पोलर कौन सी होगी बेटा? पोलर गैस। बेटा जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो कौन सी होगी बताओ? शाबाश। जो भी इरेगुलर शेप्स की होती है बेटा, इरेगुलर ज्योमेट्री कोई भी हो, इरेगुलर ज्योमेट्री ऑलवेज पोलर होगी। जैसे बेंट शेप हो, एंगुलर शेप हो, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेंट, एंगुलर, वी शेप, पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल, डिस्टॉर्टेड, एटसेट्रा। ये सारी कैसी होंगी? इनका म्यू तुम्हारा नॉन जीरो होगा। इनका म्यू नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब ये कैसे होंगे मॉलिक्यूल्स? पोलर। और जो सिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल का म्यू बराबर होगा 0,
तो म्यू बराबर 0 होगा तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे सिमेट्रिकल बेटा? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब कौन? जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ओके, जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी वो कैसे होंगे बेटा? नॉन पोलर। अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा कह सकता हूँ ना मैं ऐसे? अब देखो, ये कह सकते हैं कि SO2 दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा। SO2 ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करेगा बेटा, दोनों। SO2 shows oxidizing as well as reducing properties। कौन बताएगा क्यों शो करेगा? इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये +2 में भी जा सकता है और +6 में भी। शाबाश। shows oxidizing as well as reducing properties, दोनों प्रॉपर्टीज शो करेगा ये, बिकॉज इसका +4 है तो ये +4 में से +6 में भी जा सकता है और +2 में भी जा सकता है। +6 में जा रहा है तो मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो मतलब किसकी तरह एक्ट करेगा ये? रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। +2 में जा रहा है, खुद का रिडक्शन करा रहा है, दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडेंट की तरह। बेटा बोलो, बात समझ में आई है नहीं आई? अरे बोलो। Yes, sir. अब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स इनर्ट पेयर इफेक्ट की स्टेबिलिटी की वजह, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है बेटा। बोलो, तो कम होगी तो उसकी वजह से क्या कह सकते हैं हम कि रेड्यूसिंग कैरेक्टर भी डिक्रीजेस। hence reducing character decreases और ऑक्सीडाइजिंग क्या हो जाएगा बेटा? देखो, +4 की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड्स कम हो जाएगी, +6 की, सॉरी, तो +6 की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या होगा उसमें? बोलो बेटा, +6 की स्टेबिलिटी कम होगी डाउनवर्ड्स तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कराने की क्षमता कम हो जाएगी, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, मतलब खुद को रिड्यूस कराने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। बेटा बोलो, बात समझ में आई है नहीं आई? Yes, sir. और ये डाइऑक्साइड्स एंड ट्राइऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक का मतलब ये पानी में डिजोल्व करेंगे तो एसिड बनाएंगे इनके रेस्पेक्टिव, इसलिए एसिडिक नेचर होगी बेटा इनकी। तो देखो, ये इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं SO2O स्टाइल से SiO2 TiO2, ये किसका ऑर्डर हो गया? रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउनवर्ड्स डिक्रीजेस। बेटा बोलो, कोई डाउट हो तो इसमें किसी को? अरे समझ गए क्या? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड फोर्थ। रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके बताओ बेटा क्या बनाएगा? ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स। फॉर्म्स हैलाइड्स, अलग अलग हैलाइड्स बनाएगा। मोनो हैलाइड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, डाई हैलाइड, डाई हैलाइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, टेट्रा हैलाइड
टेट्रा हैलाइड, उसके बाद हेक्साहाइलाइड्स, हेक्साहाइलाइड +6 में +1 +2 +4, ये बेटा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिनके अंदर ग्रुप 16 एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, इनकी हैलाइड्स। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन तो मोनो एलाइड और डाई एलाइड ही बनाता है बस दो। जैसे ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन सल्फर ओ स्टाइल से टिपो, ठीक है, मोनो एलाइड, मोनो डाई एलाइड, टेट्रा एलाइड, मोनो एलाइड, डाई एलाइड, टेट्रा एलाइड, हेक्सा एलाइड। देखो बेटा इसमें सबसे ज़्यादा एलाइड्स कौन से ग्रुप के अंदर बनेंगी इसमें, देखो ऑक्सीजन मोनो एलाइड बनाएगा और डाई एलाइड बनाएगा, ऑक्सीजन मोनो एलाइड डाई एलाइड, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन ट्राई टेट्रा एलाइड नहीं बनाएगा और ये नहीं बनाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है इसको। बताओ क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p4, तो p में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 ही हैलोजन को शेयर कर सकता है, एक्साइटेशन हो नहीं सकता, तो क्यों बनाएगा बेटा 2 ही टाइप ऑफ हैलाइड, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये इसकी एनामलेस प्रॉपर्टी भी होगी बेटा, बोलो क्लियर है या नहीं बात। यस सर। सल्फर मोनो एलाइड, डाई एलाइड, ट्राई एलाइड, टेट्रा एलाइड सब बनाएगा। सेलिनियम मोनो एलाइड भी बनाएगा, सेलिनियम डाई एलाइड नहीं बनाता, टेट्रा एलाइड, ट्राई हेक्सा एलाइड बनाएगा। टेल्यूरियम और पोलोनियम ये दोनों बेटा मोनो एलाइड नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे डाई एलाइड भी बनाएंगे, टेट्रा एलाइड भी बनाएंगे, और पोलोनियम हेक्सा एलाइड भी नहीं बनाएगा। बताओ बेटा पोलोनियम हेक्सा एलाइड क्यों नहीं बना रहा, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। शाबाश, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। और पोलोनियम मोनो एलाइड क्यों नहीं बना रहा बेटा, बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस। पोलोनियम बहुत बड़ा हो गया और मोनो एलाइड में एक हैलोजन नहीं बनाएगा उसके साथ, ये दोनों पोलोनियम और टेल्यूरियम। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात। अरे बोलो। यस सर। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट, हैलाइड्स में बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी होगी जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड पूछी जाएगी इसमें, तो स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड के अंदर फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट सबसे ज़्यादा किसकी होगी इसके अंदर, सल्फर की। ये जैसे SF6 नहीं, सल्फर की नहीं, SF6 की छोड़ो इसमें, फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे फ्लोराइड इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोराइड और फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट की फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगी, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। देखो कैसे, जैसे SF6 ले लें हम एक, SCl6, SBr6, Si6, कौन सा स्टेबल होगा बेटा इसमें सबसे ज़्यादा, बेटा समझ गए स्टेबिलिटी ऑर्डर किस तरीके से निकालेंगे, बोलो। यस सर। देखो नोट नंबर 2,
स्टेबिलिटी ऑफ stability of halide downwards decreases. डाउनवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ halide क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीजेस. देखो SF6, SEF6, TEF6, तो इसमें SF6 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. ये देखो अलग अलग स्टेबिलिटी डाउनवर्ड्स डिक्रीजेस. क्यों डिक्रीजेस? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज डिफरेंस. साइज डिफरेंस बढ़ रहा है. देखो फ्लोरीन तो सब में सेम है और सेंट्रल एटम की साइज क्या हो रही है टॉप टू बॉटम? इंक्रीजेस. तो सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी. तो देखो इनकी ईज टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस. बेटा किसको हाइड्रोलाइज कराना आसान है? इसका उल्टा हो जाएगा. TF6, SEF6, SF6. SF6 तो ये SF6 is a this is a colorless, odorless, नॉन टॉक्सिक इनर्ट गैस. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी. SF6 इज अ इनर्ट गैस होती है बेटा. ये रूम टेम्परेचर के ऊपर SF6 इज इनर्ट गैस बिकॉज देखो सल्फर की SF6 में कैसी शेप होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है ना बेटा इसमें. अरे होती है नहीं होती? ये ऑक्टाहेड्रल शेप है. ये तो देखो बेटा छोटी साइज है और फ्लोरीन के ऊपर सब पे 3-3 लोन पेयर है तो वाटर का मॉलिक्यूल इसको अटैक नहीं कर पाएगा. समझ के बात? स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी. स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी है इसलिए इसका हाइड्रोलाइसिस भी पॉसिबल नहीं है बेटा. समझ के बाद? अरे बोलो. यस सर. SF6 का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि साइज उसकी बहुत छोटी है और चार्ज डेंसिटी क्या है उसके ऊपर? ज़्यादा है. और ऐसे भी कह सकते हैं कि SF बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन. नए बॉन्ड्स कौन से बनेंगे? एसओ बॉन्ड्स. तो एसओ बॉन्ड्स के कंपैरिजन में SF बॉन्ड्स मोर स्टेबल होते हैं इसलिए उसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है. ठीक है बेटा? बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? यस सर. क्या बोला मैंने? कि SF बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन. नेहा बताना. SF बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन. नेहा. Yes. कनू क्या होगा बेटा? SF बॉन्ड्स more stable than SO bonds. Hence cannot be hydrolyzed.
इसलिए उसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है बेटा। बाकी अदर्स हाइड्रोलाइज हो जाएगी, जैसे टेल्यूरियम फ्लोराइड है TF6, तो SF6 की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन, एंड TF6 विद वाटर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बढ़ जाएगा H6 TeO6 प्लस HF, ऐसे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका। शेप एंड ज्योमेट्री, देखो बेटा SF4 की मैंने पहले बताई थी, कैसी शेप होती है SF4 की। ये जो लोन पेयर आती है, जो ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल है, ये कौन से पोजीशन के ऊपर आती है SF4 में लोन पेयर? इक्वेटोरियल लोन पेयर होती है ये पोजीशन के ऊपर। तो देखो एक्सियल बॉन्ड्स के अंदर कितना बॉन्ड एंगल था? 180 डिग्री का था, ठीक है बेटा। लेकिन SF6 के अंदर कितना हो जाता है? SF4 में, सॉरी SF4 में 180 की जगह हो जाता है ये 173 डिग्री, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल था बेटा, ये 102 डिग्री हो जाता है। और शेप कैसी होगी इसकी? सीसो शेप। रिया ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? रेगुलर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। शाबाश, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। और जो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप है उसके अंदर लोन पेयर कहाँ रखेंगे बेटा हम? इक्वेटोरियल पोजीशन। वेरी गुड, लोन पेयर इक्वेटोरियल। हाँ देवेंदु कुछ बोलना चाह रहा है? देवेंदु यस सर। कुछ बोलना चाह रहा है बेटा? नो सर। SF6 के अंदर कैसी होगी बेटा शेप? तनु कैसी है शेप SF6 में? तनु यस सर। सर रेगुलर ट्रायगोनल रेगुलर तो होगी बेटा, कोई भी लोन पेयर नहीं है तो रेगुलर ही होगी हमेशा बेटा। इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल नहीं बोल सकते? अरे बोल सकते हैं नहीं? यस सर। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल, एंगल्स कितने होंगे बेटा इसमें? एक्सियल तो 180। एंगल सारे 90 डिग्री होंगे, बस एक्सियल में 180 होंगे। 180 के कितने एंगल होंगे इसके अंदर? बेटा नीट में आया हुआ है, बताओ ये SF FF में, इसमें 180 डिग्री के एंगल्स कितने होंगे? बेटा 3 SF FSF बॉन्ड एंगल है ना इसमें 180 डिग्री के। बेटा 3 एंगल है या नहीं है? यस सर। अरे एक तो ये हो गया, देखो मैं मार्किंग कर रहा हूँ इनकी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स के अंदर बेटा कितने एंगल है? 180 डिग्री के है ना, आमने सामने है बिल्कुल ये। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब ये जो SF6 है बेटा, SF4 के ऊपर बेटा एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से ये लेवाइस एसिड होगा या लेवाइस बेस होगा? सर लेवाइस एसिड। बेटा दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। लोन पेयर होगी तो SF6, इफ लोन पेयर डोनर है, अगर ये SF4 लोन पेयर डोनर है तो ये क्या होगा? लेवाइस। जो लोन पेयर देते हैं वो होते हैं लेवाइस बेस। और इफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके अंदर वैकेंट डी है या नहीं है? इफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैकेंट डी, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को वैकेंट डी में एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? अगर लोन पेयर डोनर है तो लेवाइस बेस,
or if it accepts electron pair in vacant D, then Lewis acid. बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? एक ये सेलेनियम की डाई एलाइड होती है Sc2Cl2। इसके अंदर खास बात है, ये हीटिंग कराने पे जस्ट सेलेनियम का +1 अनस्टेबल होता है, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं AgCl4 + Ase। क्या खास बात है इस रिएक्शन के अंदर? ये एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिया, क्या खास बात है बेटा इस रिएक्शन के अंदर? सर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वेरी गुड, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वेरी गुड, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, उसको बोलते हैं हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे सेलेनियम का +1 है और सेलेनियम चला गया +4 में गया तो हुआ उसका ऑक्सीडेशन, और +0 में गया तो क्या हुआ उसका रिडक्शन। समझ गए बात? बेटा बोलो। यस सर। और इसके अंदर जैसे सल्फर की डाई एलाइड है H2F2, H2Cl2, H2Br2, Ac2Cl2, Ac2Br2, ये सभी मोनो एलाइड है। शक्ल देखने में ऐसा लग रहा है कि सारी ये क्या हो, डाई एलाइड हो, लेकिन डाई एलाइड है बेटा, मोनो एलाइड है ये। बेटा एक एक एटम है उनके पास, तो एक एक ही वो हो गया, तो मोनो एलाइड ही हुई ना सारी। तो ये सभी मोनो एलाइड्स अनस्टेबल होती हैं एंड दे एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म। दीज आर अनस्टेबल these monohalides are unstable and exist in ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं इसीलिए ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है। ऐसे अनस्टेबल होने की वजह से डिस्प्रपोर्शनेशन होता है इनमें। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा इन मोनो एलाइड्स में क्यों हो जाएगी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? बिकॉज दे आर अनस्टेबल, और अनस्टेबल होंगी तो ये +4 और 0 के अंदर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएंगी मोनो एलाइड सारी। उसके बाद SF6। SF6 तो बेटा मैंने अभी ये बोला था ना, ये काइनेटिकली इनर्ट है। दिस इज काइनेटिकली इनर्ट मोलिक्यूल hence used as a gaseous insulator in high voltage generators and switch gears। गियर में, स्विच के गियर्स में और हाई वोल्टेज जनरेटर्स के अंदर काम में लिया जाता है गैसियस इंसुलेटर। ठीक है बेटा? SF6 is kinetically inert molecule and used as a gaseous insulator in high voltage generators and switch gears। उसके बाद एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। बेटा एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एनामलस बिहेवियर किसकी वजह से होता है? देखो छोटी साइज होती है उसकी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब में वही रीजन है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ
एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी वजह से ऑक्सीजन एनामलेस बिहेवियर शो करता है बेटा। अब देखो किन प्रॉपर्टीज के अंदर एनामलेस बिहेवियर देखा जाता है इनका। बेटा ऑक्सीजन ओनली पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा ना, ओनली पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, while rest group elements डी पाई पी पाई भी बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं। ओके, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज की वजह से उसके अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, छोटी साइज होगी और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे बेटा, उसमें वीकर होंगे। ठीक है बेटा, और टू डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाइल रेस्ट इन ऑक्टाएटोमिक स्टेट, S8, Se8, T8 एटसेट्रा, बाकी सारे ऑक्टाएटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे बेटा। और ऑक्सीजन किस में एग्जिस्ट करेगा, डायटोमिक स्टेट के अंदर। बेटा समझ गए बात? ऑक्सीजन कैनॉट शो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, वही बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से। ऑक्सीजन फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स बनाए गए बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा समझ गए बात? अरे बोलो। Yes. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है पैरामैग्नेटिक? 11th में पढ़ा हो तो अकॉर्डिंग टू MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है ना इसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जैसे नाइट्रोजन को एयर से बनाया था तो ऑक्सीजन को भी एयर से बना सकते हैं बेटा, बना सकते हैं नहीं? ये सर 90 केल्विन पे होता है। एयर से कैसे बनाएंगे? बाय डिस्टिलेशन। वो 90 केल्विन पे एक्शन। हाँ, डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करा सकते हैं हम एयर से। बेटा पहले तो नाइट्रोजन अलग हो जाती है, नाइट्रोजन का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? 77 और -196 डिग्री सेल्सियस। और O2 का कितना होता है? -183 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो पहले ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और फिर वो बन सकता है, नहीं बन सकता ऐसे? सेकेंड, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से बना सकते हैं। वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस डाल देंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट,
तो क्या बन जाएगा बेटा इसमें H2 प्लस हाफ O2। हाइड्रोजन तो रिडक्शन से बनेगी, किसके ऊपर बनेगी एट कैथोड, और ऑक्सीजन कहाँ बन जाएगी ऑक्सीडेशन से, ये किसके ऊपर बनेगी एट एनोड। यस और नो बेटा बोलो, बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर। ऑक्सीजन तो कहाँ बन, आसान है ना रिएक्शन H2O की, या करके बताऊँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ी थी ना हमने। अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करी थी नहीं करी थी इलेक्ट्रोलाइसिस में? बेटा और बताओ कैसे बना सकते हैं ऑक्सीजन। थर्ड, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। जिन मेटल ऑक्साइड्स की बेटा एलिंगम डायग्राम में पढ़ा था ना, डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन इज लेस नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, उनका डिकम्पोजिशन हो सकता है नहीं इजीली। उनके लिए मैंने कहा था कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। यस और नो? जैसे सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O, इसकी जस्ट हीटिंग करा दो तो किस में टूट जाएगा ये Ag प्लस O2 के अंदर। मर्क्यूरस ऑक्साइड है, हीटिंग करा दो इसकी Hg प्लस O2, MnO2, Mn3O4 प्लस O2, ट्राइलेड टेट्राऑक्साइड Pb3O4, रेड लेड और सिंदूर बोलते हैं इसको हम। इसकी हीटिंग करा दो, देखो 4 दूनी 8 प्लस 8/3 आ रहा है इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लोअर में आ जाएगा Pb3O4 प्लस O2 इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। बेटा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिकॉज above metal oxides are unstable and easily undergoes these oxides are unstable and easily undergoes thermal decomposition। इनके अंदर easily thermally ये क्या हो जाएंगे बेटा, these oxides are unstable and easily undergoes thermal decomposition, thermally decompose हो जाएंगी बेटा ये। उसके बाद नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स, जिनमें खूब ऑक्सीजन भरी हुई रहती है और कंपाउंड्स के अंदर, वो भी थर्मली अनस्टेबल होंगे तभी डिकम्पोज हो जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, देखो माचिस की तिल्ली के अंदर होता है KClO3, पढ़ा होगा बेटा छोटी क्लासेस में, पोटेशियम क्लोरेट होता है ना माचिस की तिल्ली में। तो जब इसकी हीटिंग होती है तो ये KCl प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाता है, तो देखो वो O2 तिल्ली को जलाने के लिए काम आ जाएगी वहाँ कंबस्शन के लिए। K2Cr2O7, इसकी हीटिंग करा दो K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2, KMnO4 ले लो, ये डी ब्लॉक में भी आती है रिएक्शन, ये बन जाएगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, KNO3
ये लोअर KNO2 नाइट्राइट प्लस O2, NaNO3 लोअर नाइट्राइट में NaNO2 प्लस O2, Na2O2, Na2O2 का हाइड्रोलाइसिस करा दो, NaOH प्लस O2, दिस इज सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है बेटा, और ये जैसे T1 टेम्परेचर पे हो रही है ये रिएक्शन, और यहाँ पे हम ले लें KClO3 इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 एज अ कैटलिस्ट, तो T2 टेम्परेचर वेयर T2 इज लेस देन T1, सेम रिएक्शन हो जाएगी वही KCl प्लस O2। तो टेम्परेचर ये कैटलिस्ट क्या करवा देगा उसके अंदर, जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर को कम करवा देगा इसके अंदर। और इसको लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ O2 बोलते हैं बेटा। ये जनरल रिएक्शन है, ये तुम्हारे मतलब इतनी कोई काम भी नहीं आने वाली है ज़्यादा खास, क्योंकि कॉमन रिएक्शन है जो उनको लिख सकते हैं हम इस तरीके से। और ये जो Na2O2 से बनाया है ऐसे बना सकते हैं सोडियम पर ऑक्साइड से, Na2O2 प्लस H2SO4, इसमें ऑक्सीडाइजर डाल दो KMnO4, तो ये इसको बदलवा देगा इनटू K2SO4 और टू का -2 0 में ऑक्सीडेशन करा देगा Na2O2 का, K2SO4 प्लस MnSO4, ये हो गया यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O प्लस O2। इस तरीके से बना सकते हैं बेटा डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, अब ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत आसान है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं तुमने, कल एक बार शॉर्ट में पढ़ेंगे हम उन कंबस्शन, मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन, कंपाउंड्स को ऑक्सीडेशन करा देता है, कंबशन करा देगा, हाइड्रोकार्बन्स को CO2 H2O के अंदर कन्वर्ट करवा देगा, फिर अलग अलग ऑक्साइड्स के नेचर को, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके ओके, थैंक यू।